अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द कोड ऑफ लॉ। आज के इस लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसके प्रेम्बल के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। अब इस लेक्चर में हम इसके स्टार्टिंग के आर्टिकल जो कि बेसिक है और इंट्रोडक्शन से डील करते हैं हमारे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देर किए जो हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारा वो डील करता है द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज़, यानी कि हमारे मुल्क की कितनी टेरिटरीज़ होंगी, नेम वगैरह क्या होगा। पाकिस्तान शैल बी फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हेयर एंड आफ्टर रिफर्ड टू एज पाकिस्तान। पाकिस्तान को जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है कहा जाएगा, ये हमारी स्टेट का नाम है और यहाँ पर इसके बाद जो है एज अ पाकिस्तान जो है रेफ़र किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे समझने वाली जो बात है वो ये है कि फ़ेडरल रिपब्लिक का मतलब क्या है। फ़ेडरल रिपब्लिक उसको कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम या फेडरेशन किसी स्टेट का अगर है सिस्टम गवर्नमेंट का, तो इट मीन्स कि वहाँ पर पावर्स डिवाइड है बिटवीन अ सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर प्रोविंसेस। ठीक है, तो आई होप कि आपको फेडरेशन का मतलब जो है क्लियर हो गया होगा कि हमारा पाकिस्तान जो है फेडरल कैसे कहलाता है। हमारे पाकिस्तान का सिस्टम गवर्नमेंट का क्या है, वो फेडरेशन पे बना हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है हमारा, कैसे कि हमारे पास एक फेडरल गवर्नमेंट मौजूद है। ठीक है, और उसके बाद अलग जो हमारे चारों प्रोविंसेस हैं प्रोविंशियली तौर पे उनके पास अलग पावर्स हैं और सेंट्रल एक गवर्नमेंट मौजूद है उसके पास अलग पावर्स हैं। फेडरल यानी कि वफाकी जिसको हम कहते हैं उर्दू में। देन इसके बाद अपना आता है द टेरिटरीज़ ऑफ पाकिस्तान शल कंप्राइज। पाकिस्तान की टेरिटरी है वो कंप्राइज है 4 सूबों के ऊपर, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के ऊपर। ठीक है, देन इसके बाद बताया गया है कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी हेयर एंड आफ्टर रेफर टू एज अ फेडरल कैपिटल। अब जो हमारा इस्लामाबाद है वो कैपिटल है हमारी पाकिस्तान का, ठीक है, जिसको हम फेडरल कैपिटल कहते हैं। अब इसके बाद अपना जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ है, फाटा जिनको इन शॉर्ट हम लोग कह रहे होते हैं, यानी कि वो ट्राइबल एरियाज़ जिनको फेडरली एडमिनिस्टर किया जा रहा होता है वो भी इंक्लूड होते हैं पाकिस्तान की टेरिटरी में। देन इसके बाद बताया गया है कि सच स्टेट्स एंड टेरिटरीज़ आर एज आर और मे बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, यानी कि वो स्टेट्स या वो टेरिटरीज़ जो कि इंक्लूड हो चुकी हैं या होंगी पाकिस्तान में विदर बाय एसेशन और अदरवाइज, यानी कि वो अपनी रजामंदी के साथ, ठीक है, विद द विल ऑफ डेट स्टेट और सच एरियाज़ वगैरह, ठीक है, उनकी रजामंदी के साथ जो है जो भी स्टेट पाकिस्तान में ऐड होती है तो फिर वो उसके बाद पाकिस्तान की टेरिटरी में इंक्लूड हो जाएगी, वो फिर पाकिस्तान ही कहलाएगी। ठीक है, देन इसके बाद बताया गया है इसके 3rd क्लॉज में कि मजलिस शूरा यानी कि जो पार्लियामेंट है हमारी पाकिस्तान की, मे बाय लॉ एडमिट इनटू द फेडरेशन न्यू स्टेट्स और एरियाज़ ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। अब बताया गया कि पार्लियामेंट जो है हमारी, जो कि कानून बनाने का काम करती है, वो बाय लॉ यानी कि कानून के तहत एडमिट करेगी। एडमिट यहाँ पर मकसद है कि ऐड करना, ठीक है, इनटू द फेडरेशन, फेडरेशन में, यानी कि हमारे पाकिस्तान की एक पूरा टेरिटरी जो है उसमें न्यू स्टेट्स को या उन एरियाज़ को जो भी टर्म्स एंड कंडीशन उनको फिट लगती है उस हिसाब से वो जो है नई टेरिटरीज़ या नई स्टेट्स वगैरह अगर ऐड होना चाहती हैं पाकिस्तान में तो वो पाकिस्तान के फेडरेशन में इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, देन यहाँ पर जो है हमारा आर्टिकल 1 कंप्लीट होता है। उसके बाद आ जाता है आर्टिकल 2 जिसमें बताया गया है कि इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन। बताया गया है इस्लाम शैल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का जो रिलीजन होगा इस स्टेट का वो इस्लाम होगा, यानी कि हमारा मुल्क जो एक इस्लामिक मुल्क है। अब जो है हम इसका आर्टिकल 2A पढ़ते हैं जो कि डील करता है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू फॉर्म पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविजन, कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है हमारा वो इस कॉन्स्टिट्यूशन का सब्सटेंटिव पार्ट होगा। सब्सटेंटिव का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कहा गया है कि द प्रिंसिपल एंड प्रोविजन सेट आउट इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वो तमाम उसूल और वो तमाम प्रोविजंस जो भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में दिए गए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो प्रोविज़न था, जो भी उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो भी अकायद उसके अंदर रखे गए हैं, जो भी मकासद उसमें रखे गए हैं, वो एक सब्सटेंटिव पार्ट होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेस करेगा उसी ऑब्जेक्टिव के ऊपर, यानी कि जो जो पॉइंट्स जो जो ऑब्जेक्टिव उस रेजोल्यूशन के अंदर दिए गए हैं उस ही के हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो 2A जो है हमें ये बताता है।
अब जो इसका आर्टिकल 3 है वो डील करता है एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन से। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि किसी भी किस्म का नाजायज़ फ़ायदा उठाना, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने को हम एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं। तो अब आर्टिकल 3 जो है वो ये बताता है द स्टेट शैल इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, कि स्टेट इंश्योर करेगी कि किसी भी किस्म का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए किसी भी पर्सन से, ठीक है। एंड द ग्रेजुअल फुलफिलमेंट ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल, और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, बुनियादी उसूल हैं, उनको जो है फुलफ़िल किया जाए फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, हर एक से उसकी काबिलियत की बिना पर, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, और उसके काम की बिना पर, जिस पर्सन ने। अब ये जो है बेसिकली डील करता है कि हम सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान से जो है ऐसा कोई काम नहीं लिया जाएगा जो कि उसके फंडामेंटल राइट को जो एक्सप्लॉइट करे, ठीक है। यानी कि उसके जो बुनियादी हुकूक है, जो उसका बुनियादी हक है, उसकी एक्सप्लॉइटेशन हो, उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए, ठीक है। उसकी एबिलिटी से ज़्यादा उससे काम करवाया जाए, या जितना उससे काम किया है उसके हिसाब, जितना उसने काम किया उसके हिसाब से उसको ट्रीट ना किया जाए, और इन कॉन्सिक्वेंसेस उसके फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनकी एक्सप्लॉइटेशन हो। तो ये तमाम सारी चीज़ों को इंश्योर करेगी स्टेट कि ऐसा किसी भी पर्सन के साथ ना हो, ठीक है। देन इसके बाद हमारा आ जाता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 जो है वो डील करता है राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डील्ड विद द अकॉर्डेंस विथ लॉ, ठीक है। जो भी इंडिविजुअल्स के राइट होंगे वो विद इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंगली, कानून के हिसाब से हर एक पर्सन का राइट जो है, हक जो है वो डील किया जाएगा। अब इसका 4 का क्लॉज जो 1 है वो हमें ये कहता है टू इंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ को इंजॉय करने के लिए, यानी कि उनको कानून की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ मिले, एंड टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, और कानून के हिसाब से उस बंदे को ट्रीट किया जाए, इज़ द इनएलिएनेबल राइट ऑफ एवरी सिटीज़न, हर एक सिटीज़न का ये इनएलिएनेबल राइट है, यानी कि ये आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो इस राइट को। ये हर एक सिटीज़न का राइट है जो भी पाकिस्तान में रह रहा है कि उसको कानून से तहफ़्फ़ुज़ मिले और उसको ट्रीट किया जाए अकॉर्डिंग टू द लॉ, वेयर एवर ही में भी, चाहे वो मुल्क में कहीं भी किसी भी जगह पर मौजूद हो। अगर वो विद इन टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान है, सो ही शैल बी कंसिडर्ड एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान एंड ही विल बी प्रोटेक्टेड अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है। देन इसके बाद कहा गया है कि एंड ऑफ एवरी अदर पर्सन फॉर द टाइम बिंग विद इन पाकिस्तान, और हर उस शख्स का भी ख्याल किया जाएगा जो फॉर अ टाइम बिंग, जो किसी अरसे के लिए पाकिस्तान में मौजूद है, लाइक अ टूरिस्ट, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि जो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान होगा, जिसके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी होगी, सिर्फ उसी को जो है प्रोटेक्शन मिलेगी कानून की, सिर्फ उसी को जो है ट्रीट किया जाएगा अकॉर्डिंगली। कोई भी ऐसा पर्सन फॉर अ टाइम बिंग पाकिस्तान में रिज़ाइड कर रहा है, रह रहा है, तो उन सबको जो है हिफाजत दी जाएगी कानून से, उनके साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती नहीं होगी, ठीक है। देन इसके बाद बताया गया है इसके क्लॉज 2 में कि इन पर्टिकुलरली, ठीक है, नो एक्शन डेट्रीमेंटल टू द लाइफ, लिबर्टी, बॉडी, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा जो कि किसी की लाइफ के अगेंस्ट हो, किसी की जान के ख़िलाफ़, चाहे किसी की जान लेने में साबित हो, किसी की आज़ादी के ख़िलाफ़ हो, किसी की बॉडीली या प्रॉपर्टी की रेपुटेशन पे अफेक्ट करे, ठीक है। शैल बी टेकन एक्सेप्ट इन विद अकॉर्डेंस लॉ, यानी कि कोई भी आपने ऐसा एक्शन नहीं लेना है कि लाइफ पे, किसी की फ्रीडम पे, उसकी रेपुटेशन पे, चाहे वो उसकी बॉडीली हो या प्रॉपर्टी पे अफेक्ट करे, लेकिन अकॉर्डेंस विद द लॉ, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंगली जो है, अगर वो कोई वायलेशन करता है लॉ की, तो अकॉर्डिंग टू लॉ उसको डील किया जाएगा। कानून से ज़्यादा, कानून से बढ़कर, जो उसमें दी ही नहीं गई है, जिसका वो हकदार ही नहीं है, ऐसी कोई एक्शन जो है नहीं ली जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो बी क्लॉज है वो हमें कहता है कि नो पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम और बी हिंडर्ड इन डूइंग दैट विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कि किसी भी पर्सन को प्रिवेंट नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा, और ना ही हिंडर्ड किया जाएगा, या उसके काम में रुकावट नहीं बनाया जाएगा। जो भी वो करना चाहता है वो कर सकता है, जिसकी कानून में ममानियत ना हो, यानी कि ऐसा कोई भी काम जो कि लॉ ने करने से मना ना किया हो, यानी कि वो अकॉर्डिंग टू लॉ है,
वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है, ठीक है। कानून के दायरे में रहते रहते अगर आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं तो उससे आपको प्रिवेंट नहीं किया जाएगा, आपकी राह में रुकावट नहीं बना जाएगा, ठीक है। आपका राइट है वो, तो वो आपको दिया जाएगा। देन इसके बाद इसका क्लॉज सी जो है वो हमें ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू डू डेट विच द लॉ डज़ नॉट रिक्वायर्ड हिम टू डू, कि किसी भी पर्सन को कंपेल्ड नहीं किया जाएगा, उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी कि वो ऐसा कोई काम करे जो कि लॉ में मना किया गया हो कि आपने ये काम नहीं करना, यानी कि फोर्सफुली आप उससे कोई ऐसा काम नहीं करवाओगे जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो। पहले कहा गया है कि ऐसा कोई काम करने से उसको रोका नहीं जाएगा जिसकी लॉ में मना ना किया हो, और इस वाले में कहा गया है कि उससे ऐसा कोई काम नहीं करवाया जाएगा जो कि लॉ में मना है और आप उससे ज़बरदस्ती वो करवाओ। जैसे कि आप किसी को फोर्स करते हो, कंपेल करते हो कि तुमने इस शख्स का कत्ल करना है। अब किसी का कत्ल करना, किसी का मर्डर करना हमारे कानून में मना है, चोरी करना मना है, तो आप ऐसा कोई भी काम करने के लिए उसको कंपेल नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा आ जाता है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 जो है वो डील करता है लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, कि आपने स्टेट से लॉयल रहना है और कानून जो है हमारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम जो लॉ है हमारा, उसकी फर्माबरदारी करनी है, ठीक है। अब इसका फर्स्ट जो क्लॉज है वो ये कहता है कि लॉयल्टी टू द स्टेट इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न, के जो भी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है उसकी सबसे पहली ड्यूटी ये है कि वो अपनी स्टेट से लॉयल रहेगा, वफ़ादार रहेगा, ठीक है। जिस जगह पे वो रह रहा है उसके साथ अमानत के साथ रहेगा, कोई ख़यानत, कोई गद्दारी नहीं करेगा, ठीक है। देन इसके बाद इसका जो बी क्लॉज है वो ये कहता है कि ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज़ द इनवॉयलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीज़न, के कानून की और आइन की, जो कि हमारा सुप्रीम लॉ है, उसकी फर्माबरदारी करना हर एक सिटीज़न की, जो भी पाकिस्तान का सिटीज़न है, उसकी इनवॉयलेबल, यानी कि वो उसको वॉइड नहीं कर सकता, यानी कि वो इसको इग्नोर नहीं कर सकता, वो उसकी ऑब्लिगेशन है, वो इसकी ज़िम्मेदारी है कि आपने पूरी करनी है एनी हाउ वेयर एवर ही मे बी, चाहे वो पाकिस्तान में कहीं पर भी किसी भी जगह मौजूद हो, ऑफ एवरी अदर पर्सन फॉर द टाइम बिंग विद इन पाकिस्तान। और ये ज़िम्मेदारी उस पर्सन की भी है जो कि फॉर अ टाइम बिंग पाकिस्तान में मौजूद है। ज़रूरी नहीं है कि उसके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी हो, जिसके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी नहीं है, जो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान नहीं है, लेकिन फॉर अ टाइम बिंग वो पाकिस्तान में रह रहा है, तो उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि यहाँ के जितने भी कवानीन हैं उनकी वायलेशन ना करे, उनको ना तोड़े, ठीक है। तो आर्टिकल 5 जो है ये इस चीज़ से डील करता है। तो इस वीडियो में हमने आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 5 तक हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।